नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो भारत वाली जो बुक है आपकी, तो उस चैप्टर में से आप देखने वाले कि ब्लूप्रिंट के अनुसार ये पार्ट कितने नंबर का है। तो एमसीक्यू प्रश्न मतलब कि जो विकल्पात्मक क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प आते हैं, तो वो क्वेश्चन आएगा आपका 1 प्रश्न आएगा, जो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का प्रश्न होगा आपका। और आपका दूसरा प्रश्न है निबंधात्मक। एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, वो होगा 4 नंबर का। एक प्रश्न होगा 4 नंबर का और एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, जो विकल्प वाला होगा। जो ये टोटल चैप्टर है ये आपका 5 नंबर का होने वाला है, इसलिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। तो जो राजस्थान बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम है आरबीएसई, तो ये ब्लूप्रिंट के अनुसार है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि ढूंढना ना पड़े आपको वीडियो। तो हम पहले 1 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो 1 नंबर वाला केवल एक प्रश्न आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब कि जो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। तो किस भारतीय नेता का भाषण है? तो ये किस भारतीय नेता का भाषण है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। और ये भाषण कहां दिया था? लाल किले में। ये भी याद रखना है आपको। आजादी के समय राष्ट्र की चुनौतियां थी। आजादी के समय राष्ट्र के समय कितनी चुनौतियां थी? राष्ट्र के समय 3 चुनौतियां थी। एकता और अखंडता, लोकतंत्र को स्थापित करना और सबका कल्याण विकास करना। तो उपयुक्त सभी, ये मोस्ट पर्सन है। हैदराबाद भारत में विलय कब हुआ? यानी हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ सन 1948 में। तो इस हैदराबाद से 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जो हैदराबाद का शासक है यानी राजा, उसको क्या बोला जाता है? तो हैदराबाद के जो शासक है उसके राजा को बोला जाता है निजाम। हैदराबाद के शासक को बोला जाता है निजाम। और जो हैदराबाद की जो सेना है उसको बोला जाता था पहले क्या? रजाकार। रजाकार बोला जाता था। अब देखो आपका चौथा प्रश्न है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था सन 1920 में। सन 1920 में। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी जो भाषा के आधार पर बनने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य। और जो आंध्र प्रदेश राज्य वो कब बना? सन 1953 में। ये भी आपको दिनांक तिथि याद रखनी है, सन याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है कि मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश कब बने? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बने? तो ये कब बने? तो ये बने थे सन 1987 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2000 में कौन कौन से राज्य बने? यानी 2000 ईस्वी में तो कौन कौन से राज्य बने? तो ये राज्य थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य थे आपके, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और या झारखंड। किस सन में बने? अब ऐसे पूछा जा सकता है आपको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस सन में बने? तो ये बने थे 2000 में। 2000 में। बॉम्बे से अलग होकर सन 1960 में भाषा के आधार पर बनने वाले 2 राज्य कौन से थे? अब देखो आपका जो बॉम्बे है मतलब कि बंबई, तो उससे 2 राज्य बने थे। पहले बंबई, गुजरात और जो महाराष्ट्र था ये एक ही थे। तो महाराष्ट्र में तो कौन रहते थे? मराठी भाषा बोलने वाले लोग। और गुजरात में रहते थे गुजराती भाषा बोलने वाले लोग। तो क्या किया कि सन 1960 में महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। तो भाषा के आधार पर इनका क्या हुआ? विभाजन हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत किससे संबंधित है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत संबंधित है मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से। अगला प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान देश बना। अब देखो जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी कौन था? तो जो पाकिस्तान गए थे, एक था पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल, इतना याद रखना आपको, खान अब्दुल गफ्फार। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? यानी जो भारतीय संघ में, जो भारत में मतलब कि रजवाड़ों का मतलब जो जहां पर पहला राजा शासन करते थे। तो 565 रियासतें थी पहले भारत में। तो नेहरू, सरदार पटेल, के एम मुंशी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसको दी गई थी जिम्मेदारी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने की। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, एक ही प्रश्न है ये दोनों ही कौन थे? ये थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
किस रियासत के शासक को निजाम कहा जाता है? किस रियासत के शासक को निजाम कहा जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, तो किस रियासत को कहा जाता है? हैदराबाद। हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद कब बना? 1948 में, ये याद रखना है आपको। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका कि मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ? मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ? तो मणिपुर का भारत में विलय हुआ था सन 1948 में, और जो हैदराबाद है उसका विलय भी सन 1948 में ही हुआ था। तो ये आपके 18% का उत्तर हो जाएगा, सन 1948। आपका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता मिली? स्वायत्ता का मतलब होता है आजादी। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? आजादी। तो किस अनुच्छेद के तहत मिली थी इसको आजादी? 370, अनुच्छेद 370 के तहत इसको आजादी मिली। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या था? यानी जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उस आयोग का नाम क्या था? राज्य निर्माण आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य निर्माण आयोग, या कोई नहीं? तो आपको यदि पता होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य पुनर्गठन आयोग। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य, मैंने अभी बताया था आपको कि पहले जो बॉम्बे के हिस्सा थे दोनों ही। तो गुजरात में तो गुजराती बोली जाती थी और महाराष्ट्र में बोली जाती थी मराठी। तो ये भाषा के आधार पर इन दोनों को अलग अलग राज्य बनाया गया। तो कब बनाया गया? सन 1960 में। नागालैंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था सन 1963 में। आप इस प्रश्न को भी याद कर लेना। हाँ, आपका अगला प्रश्न है 23वां कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो राज्य का दर्जा मिला था सन 1971 में। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अब देखो, मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। अब जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है वहां है ये। तो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? जो कश्मीर के यानी कश्मीर के जो कौन थे शासक, तो उनके बारे में पूछ रहा है ये। तो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? गांधी जी ने, हरि सिंह ने, मान सिंह ने, या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो कश्मीर के उस समय राजा कौन थे? कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। तो मैं आपको बताता हूं। तो जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि जो कश्मीर था उसको हड़पने की प्रक्रिया चालू कर दी और कश्मीर पर हमला बोल दिया। तो जो कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो हरि सिंह ने क्या किया कि जो उस समय क्या कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि सभी से क्या करवा रहे थे? हस्ताक्षर करवा रहे थे। हस्ताक्षर करवा रहे थे कि भाई तुम सब क्या हो जाओ कि भारत में मिल जाओ, और तुम्हारी स्वतंत्रता की वो कौन रखेगा? जिम्मेदारी हम रखेंगे। तो जो राजा हरि सिंह ने क्या किया, फिर आक्रमण होने के बाद पहले तो मना कर दिया राजा हरि सिंह ने कि हम भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जब आक्रमण हुआ तो हरि सिंह ने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये कौन थे? द्विराट सिद्धांत के विरोधी थे। ब्रिटिश शासन में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? अब देखो ब्रिटिश शासन या फिर ब्रिटिश भारत। अब देखो भारत क्या था? भारत में पाकिस्तान में मिला हुआ था और बांग्लादेश भी मिला हुआ था। तो इस पूरे हिस्से को क्या कहा जाता? ब्रिटिश भारत। और उस समय क्या था? अंग्रेजों का अधिकार था। तो उस समय 565 रियासतें थी। 565 रियासतें थी। तो उस समय क्या हुआ था कि 565 रियासतों के अलग अलग राजा थे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश शासन में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था नवंबर 1906 में। 1906 में हुआ था। रजाकार कौन थे? अब देखो, मैंने अभी बताया था आपको रजाकार कौन थे। जो हैदराबाद के जो कौन होते हैं? सैनिक, हैदराबाद के सैनिक। तो इनको क्या बोला जाता है? रजाकार। और जो हैदराबाद का जो राजा होता है उसे बोला जाता है निजाम। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। रजवाड़ों का भारत में विलय किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ? अब देखो, रजवाड़े मतलब कि जो जहां पर जो पहले राजा शासन करते थे तो उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो सहमति पत्र बनाया कि भाई इस पर हस्ताक्षर करने के बाद, तो जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, यानी उस सहमति पत्र का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन ये इसका नाम था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विलय पत्र था उसका नाम क्या था? सहमति पत्र का नाम क्या है? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा किस अधिवेशन में किया गया? किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। आपका 32वां प्रश्न है कि महाराजा बोध चंद्र सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो किस रियासत से था? तो ये था मणिपुर से था।
भारत के किस भाग में सार्वभौमिक, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर 1948 में चुनाव हुआ। तो सबसे पहले जो वयस्क मताधिकार को अपनाकर कहां पर चुनाव हुआ, तो यह कहां हुआ था कि मणिपुर में। कहां हुआ था? मणिपुर में हुआ था। कब हुआ था? सन 1948 में। और सन 1948 में मणिपुर भी क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और इसके अलावा एक और था इसके साथ, तो यह था हैदराबाद। किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल में हुई? किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से? तो वो थे पोटीश्री रामलू। पोटीश्री रामलू। पोटीश्री रामलू कौन थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश, यानी जो मद्रास था उसे आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि भूख हड़ताल कर दी थी। और फिर भूख हड़ताल के दौरान जो 50-60 दिन तक ये भूखे रहे और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से पोटीश्री रामलू की मृत्यु हुई और एक गांधीवादी नेता थे की मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल से हो गई। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब को राज्य का दर्जा कब मिला? तो पंजाब को राज्य का दर्जा मिला था सन 1966 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर, 1947 में। स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौती क्या थी? मुख्य चुनौती क्या थी, मतलब कि सबसे ज्यादा मुख्य चुनौती क्या थी? कि देश को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि देश को एकीकरण करना। तो ये सबसे मुख्य चुनौती थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो 3 चुनौतियां थी, तो उनमें सबसे प्रमुख है देश को एकता को सूत्र में बांधना, यानी देश का एकीकरण करना। अब आपका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि पंजाब और बंगाल के बंटवारे में त्रासदी हुई, यानी कि जो पंजाब और बंगाल का जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा त्रासदी हुई थी, मतलब सबसे ज्यादा हानि हुई थी। अब आपको बताऊंगा आगे इन दोनों के बारे में जानकारी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी कौन था? तो सीमांत गांधी। और खान अब्दुल गफ्फार का मैंने आपको पहले बता दिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। हाँ, तो अब आपके 4 नंबर वाले प्रश्न है जो निबंधात्मक प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए 2 प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इनके। अब देखो, भारत विभाजन के समय आने वाली प्रमुख कठिनाइयां कौन कौन सी थी? विभाजन के समय आने वाली प्रमुख कठिनाइयां कौन सी थी? अब देखो, प्रमुख कठिनाइयां और उसके परिणाम आप इन दोनों में मिल जाएंगे। अब देखो कौन कौन सी थी जब भारत का विभाजन हुआ सन 1947 के समय, तो कौन कौन सी कठिनाइयां भारत के सामने थी? मुस्लिम क्षेत्र का फैसला, तो आपका एक टॉपिक बनाकर लिखना है मुस्लिम क्षेत्र का फैसला। अब आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, ऐसी बिल्कुल परिभाषा बिल्कुल सरल है, मतलब कि बिल्कुल। ब्रिटिश इंडिया में, अब देखो मैंने आपको वही भी बता दिया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत था वो पहले क्या थे? वो पूरे पहले मिले हुए थे, उनका विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन से पहले क्या था कि ये इन तीनों क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश शासन का, अंग्रेजों का अधिकार था। तो इसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। इस पूरे जो क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया में 2 इलाके ऐसे थे जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक लोग थे। तो कौन सी समस्या आई कि जो ब्रिटिश इंडिया में 2 इलाके ऐसे थे जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक लोग थे। बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा लोग थे मुस्लिम समुदाय के। तो एक इलाका पूर्व में था तो दूसरा इलाका पश्चिम में था। अब देखो, पूर्व और पश्चिम का इलाका मतलब कि जो बांग्लादेश क्या था, पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, और जो पाकिस्तान था वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। तो इन दोनों में इधर पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम लोग ज्यादा थे, तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लोग ज्यादा थे, यानी इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। तो दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाए। तो पूर्व में दूसरा इलाका तो पश्चिम में था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाए। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को एक कर दिया जाए। तो इस हालत में पूर्वी भाग वाले इलाके को पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, और जो पश्चिम भाग में था 1947 में बनाया गया, जो जहां पर क्या मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे। तो जो पूर्वी भाग था भारत का, जो पूर्वी भाग था, तो उसे तो बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि इसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। और इधर का जो पश्चिमी भाग था उसे बनाया गया पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितने हो गए? 2 पाकिस्तान हो गए, क्योंकि 2 पाकिस्तान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले उधर नहीं आना चाहते थे, इधर के मुस्लिम, और उधर के मुस्लिम इधर नहीं आना चाहते थे। तो इस प्रकार से 2 पाकिस्तान बनाए गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बना। तो इस प्रकार से क्या है, समस्या सामने आई। लेकिन फिर यदि आपको मैं आगे की बताऊं तो फिर बाद में क्या है, 1970-71 के बाद में जो पश्चिम पाकिस्तान ने क्या कर लिया कि इस पे पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और फिर पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी, और फिर भारत ने क्या है कि 1971 में युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच,
क्योंकि बांग्लादेश के सहयोग में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया और फिर जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1972 में क्या बन गया, बांग्लादेश के रूप में सामने आ गया। तो ये इसका बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सही है। मुस्लिम, अब आपका दूसरा टॉपिक है कि टॉपिक बनाकर डालना है आपको एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान में भेजने का मुद्दा। अब देखो, मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान में भेजने का मुद्दा, ये आपका दूसरा मुद्दा है, दूसरा टॉपिक है। मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान बना दी जाए, मुस्लिम लोगों के लिए क्या बना दी जाए, पाकिस्तान बना दी जाए। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, मुख्यतः उत्तर पश्चिम सीमा वाले लोग। उत्तर पश्चिम मतलब जो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग था, वहां पर भी क्या थे कि मुस्लिम मुख्यतः उत्तर पश्चिम सीमा के वह लोग जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र के विरोधी थे। मतलब इसका मतलब समझो, अब देखो जो भारत है, तो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है, भारत का उत्तर पश्चिम भाग, तो वहां पर क्या था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत अपना रखा था कि भाई जो पहले पाकिस्तान, भारत और जो बांग्लादेश है, ये क्या ना हो, अलग अलग ना हो, यानी दो देश ना बने। तो इस प्रकार से ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। तो जो मुस्लिम समुदाय का एक मुद्दा था, तो इसका पूरे का मतलब ऐसे ये है कि जो भारत है, तो भारत के कई हिस्सों में भी मुसलमान रहते थे। तो जो भारत है उस वो क्या था कि हिंदू राष्ट्र था। तो जो भारत में जो मुसलमान रहते थे वो क्या नहीं, कहाँ नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिम पाकिस्तान, नहीं जाना चाहते थे। तो इस प्रकार से तो जो भारत में जो मुसलमान रहते थे उनको भी कहाँ भेजना था, पाकिस्तान भेजना था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान में भेजने की भी क्या एक समस्या सामने आई। अब आपकी तीसरी समस्या है, विभाजन की तीसरी समस्या है कि पंजाब व बंगाल के बंटवारे की समस्या। सबसे मोस्ट और सबसे ज्यादा जो हानि है इसमें हुई थी पंजाब और बंगाल की बंटवारे में। तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ रहते थे। तो पंजाब में क्या थे, हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे और सिख समुदाय के लोग थे वो भी रहते थे। तो बंटवारे के समय क्या हुआ कि तय करना मुश्किल था कि कौन सा इलाका भारत में है और कौन सा पाकिस्तान में जाएगा। तो बंटवारे के समय यह करना मुश्किल हो गया क्योंकि वो सभी क्या रहते थे, एक साथ रहते थे। तो जरूर नहीं था कि जहां मुस्लिम और जो हिंदू और जो सिख थे वो तीनों एक साथ रहते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि तो पता नहीं लगा कि भाई कौन सा इलाका पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा हिंदुस्तान में जाएगा। तो पाकिस्तान में जाएगा। इसी दौरान दंगे हो गए, इसी दौरान क्या हो गए, लोगों के बीच जो बहस छिड़ गई कि ये तो मुसलमानों का इलाका है। तो मुसलमान लोग वैसे कम थे वहां पर इन इलाकों में, पंजाब में कम थे और बंगाल में भी क्या थे, जो कम थे। तो लोग अपनी जान बचाकर पंजाब और बंगाल के जिस क्षेत्र में हिंदू व सिख ज्यादा थे वहां से मुस्लिम लोग पाकिस्तान भाग गए। इस बंटवारे में बड़े स्तर पर मौत हुई। तो मौत आपने गदर फिल्म देखी होगी, तो किस प्रकार से हुई थी। अब देखो जैसे कि ये बंगाल है, आज का जो पश्चिम बंगाल है भारत में, तो वो पहले पश्चिम बंगाल नहीं था। तो क्या होता है, बंगाल में लोग क्या है एक साथ रहते थे। जो बंगाल में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे, सिख और बाकी समुदाय के लोग भी थे। तो जहां पर हिंदू लोग ज्यादा थे वो तो क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल है हमारे भारत का। और जो 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 पहले का था बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो जहां हिंदू ज्यादा थे वो तो भारत का पश्चिम बंगाल रह गया और जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे वो बांग्लादेश बन गया। लेकिन सन 1947 के समय जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान ही था, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो इस प्रकार से पंजाब और बंगाल के बंटवारे में क्या है, सबसे ज्यादा कठिनाइयां सामने आई। अब आपकी चौथी समस्या है कि अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या के लोग थे उनकी समस्या थी। तो 1947 में भारत विभाजन के समय बहुत से लोग ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां उनका धर्म अल्पसंख्यक था। अल्पसंख्यक लोगों को जान माल से हाथ धोना पड़ा और दूसरे देश जाना पड़ा। अब देखो एक क्षेत्र है, तो उसमें जो जिस जाति के लोग, हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा लोग हैं और मुस्लिम धर्म के क्या है, कम लोग हैं। तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मुस्लिम धर्म पर क्या करेंगे, जो क्या है कि समस्याएं थोपेंगे उन पर, मतलब कि उनका अपमान करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। चाहे से मुसलमान मान लो, जिस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है और हिंदू कम है, तो मुस्लिम क्या चाहते हैं, हिंदू को निकालना ही तो चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा भाई हमारे साथ ही रहे। तो अल्पसंख्यक लोगों को जान माल से हाथ धोना पड़ा और दूसरे देश जाना पड़ा, मतलब कि क्या करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हाँ, तो आपका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही, विस्तार से वर्णन करो। अब आपको यही प्रश्न अथवा में पूछ सकता है कि रजवाड़ों के विलय में सरकार का क्या योगदान रहा। अब आपको इसी प्रश्न को वापिस अथवा में पूछ सकता है कि भारत में देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ, वर्णन कीजिए। तो आपका ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखो इसको देखते हैं। भारत, इसका टॉपिक बना बनाकर लिखना पड़ेगा आपको। भारत में देशी रियासतों के विलय की समस्या।
अब देखो किस प्रकार से हुआ, तो पहले तो हम देखेंगे इसकी समस्या क्या क्या आई हमारे सामने। तो स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ कि भारत में 565 रियासतें थी। कई बार पूछा जाता है कि कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। तो ये रियासतें अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, बल्कि उनके राजा महाराजा थे। मतलब जो 565 रियासतें थी उन पर क्या थे कि महाराजा, मतलब कि राजा शासन करते थे इन रियासतों में। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत छोड़ने से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब कि पहले भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान जो पूरे थे एक ही थे। तो इस पूरे जो क्षेत्र को क्या कहा जाता था कि ब्रिटिश इंडिया या फिर ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। तो छोड़ने से पहले घोषणा, तो जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए, ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि देशी रियासतें हैं, या तो हिंदुस्तान में चल जाओ या फिर पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर स्वतंत्र रह सकती है। या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर हिंदुस्तान में मिल जाओ, या फिर तुम अपने आप को स्वतंत्र कर लो। तो या इस तरह देशी रियासतें भारत में मिलने से इनकार कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने तो कह दिया कि या तो तुम स्वतंत्र रह जाओ या फिर उनमें मिल जाओ उनके साथ। लेकिन जो इनके जो राजा थे वो क्या कर रहे थे कि भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। अब फिर देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जो राजा थे, तो 565 रियासतें थी, उनमें राजा शासन करते थे। अब राजाओं को तो आप जानते ही हो किस प्रकार शासन करते थे पहले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि यदि देशी रियासतें भारत में नहीं मिली तो देश कमजोर हो जाएगा। यानी कि भारत है, तो भारत में बहुत सारी रियासतें थी। आजकल आज भी देखा होगा आपने, पीछे पढ़ा भी होगा किताबों में कि किस प्रकार से राजा शासन करते थे। लेकिन पटेल, बहुत सारे अच्छे राजा भी होते थे, बुरे राजा भी होते थे। तो पटेल साहब ने भारत को एकीकृत राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ये 565 रियासतों के जो राजा है, इनको भारत के साथ मिलाना होगा, और जो भारत का भूभागी बनाना होगा इनको, नहीं तो ये किसी दूसरे देश के साथ मिल भी सकते हैं। तो इससे देश की जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया, यानी कि एक ही राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया, यानी 565 रियासतों को एक ही भारत में मिलाने का संकल्प ले लिया। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार ने रियासत के शासकों को समझाया, शासक यानी राजा को समझाया कि भारत में मिलने से उनकी सुरक्षा बनी रहेगी। तो इन 565 रियासतों के शासकों को समझाया यदि तुम भारत में मिले रहोगे तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, और जनता का भी क्या होगा, भला होगा। इसलिए पटेल की यह बात मानकर काफी रियासतें भारत में स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से शामिल हो गई। तो इस बात को, सरदार पटेल की बात को बहुत सारे लोगों ने थे, बहुत सारे जो शासक थे, बहुत सारे जो राजा थे, उन्होंने तो मानकर क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। यानी भारत में मिलने के लिए एक वो था पत्र, उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। इस प्रकार से भारत में शामिल होते थे। तो उस पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब मैंने अभी पीछे बताया आपको। अब देखो फिर क्या हुआ, भारत सरकार की प्रलोभन नीति। तो बहुत सारी जो रियासतें तो वो तो शामिल हो गई, लेकिन फिर और क्या हुआ, बहुत सारी रियासतें शामिल नहीं हो पाती। तो भारत सरकार की प्रलोभन का मतलब होता है लालच की नीति। तो भारत सरकार ने रियासतों के शासकों को लालच दिया कि उन्हें प्रीविपर्स, अब देखो प्रीविपर्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीविपर्स क्या होता है, तो प्रीविपर्स होता है कि जो राजाओं को लालच दिया गया, राजाओं को जो भारत सरकार ने क्या किया कि जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए जो राजाओं को से वादा किया कि तुम्हें क्या है कि बैठे बैठे तुम राजा के पद पर बैठे रहो, और तुम्हें क्या दिया जाएगा कि भत्ता दिया जाएगा, बैठे बैठे भत्ता मतलब कि पैसे टके सब तुम्हें, खर्चा पानी सब दिया जाएगा, तथा आंतरिक मामलों में कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी कोई जो महत्वपूर्ण नीति होगी देश की, तो तुम्हें भी क्या होगी, उसमें भागीदारी समान मिलेगी। अब देखो तो क्या हुआ कि राजाओं को बैठे बैठे जो भत्ता दिया जाता था, पैसे टके दिए जाते थे, खर्चा पानी, तो उसे प्रीविपर्स कहा जाता है। देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया। अब देखो देशी रियासतों की विलय की प्रक्रिया, अब किस प्रकार से जो देशी रियासतों की विलय की प्रक्रिया चली, किस प्रकार से जो मिली भारत में, तो इनको हम 3 चरण में देखेंगे। तो इस चरण में अधिकांश रियासतें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके शामिल हो गई। अब देखो प्रथम चरण में क्या हुआ कि बहुत सारी रियासतें थी वो तो शामिल हो गई, और प्रथम चरण में हो गई। अब देखो दूसरे चरण में क्या होता है, तो दूसरे चरण में कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर विलय के लिए तैयार नहीं थी। तो जो तीन बहुत सारी रियासत थी वैसे तो, लेकिन ये 3 मुख्य थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर भारत में मिलने, भारतीय जो संघ में उसमें मिलने के लिए तैयार नहीं थी। जहां पर सरकार राजनीतिक, कूटनीतिक व सैन्य कदम भी उठाने पड़े। तो सरकार को कूटनीति से प्रयास किया, सैन्य प्रभाव, यानी सेना के द्वारा प्रयास किया इनको शामिल करने की, सभी प्रयास कर दिए, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य सभी प्रयास किया। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ कि ये सभी क्या हो गए, शामिल
हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो क्या थी कि बिल्कुल दिमाग से काम किया। अब देखो तीसरा चरण, तीसरे चरण में क्या होता है, तो तीसरे चरण में संपूर्ण भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। अब देखो सभी जो राज्य थे यानी सभी जो रियासतें थी उनको मिलाने के बाद फिर क्या हुआ, तो भाषाई भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया था, लोकतंत्र की स्थापना की गई, यानी भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इस प्रकार से सभी राज्यों का निर्माण हुआ और भारत क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो गया और भारत में क्या बने, सभी राज्य बन गए। तो इस प्रकार से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही है, तो इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रही और प्रथम उप प्रधानमंत्री, सॉरी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो इस प्रकार से, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।